अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो सारे एक लिस्ट दी हुई थी उन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया था जहाँ जहाँ से इनकम आ रही हो, जिसको हमने समझना है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। आज हमने 5.3 जो है ये है टैक्स फ्री सैलरी। इस पॉइंट को अभी हम स्किप करेंगे और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे एक सेकेंड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम इसको थोड़ा सा डिले करने के बाद जो है ना 0.3 करने के बाद करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जो है वो सेक्शन नंबर 4 से। अच्छा, सेक्शन नंबर 4 कहता है कि नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंस पेड बाय एन एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। अच्छा, अब इसमें क्या कह दिया गया कि भाई कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने जा रही इनकम फ्रॉम सैलरी में से। जैसे हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ा, हमने वहाँ पे देखा कि डिफरेंट एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं आपको, और आप जो है एज डिडक्शन उन एक्सपेंसेस को अपनी इनकम में से लेस कर सकते हो। ठीक है, जिसका इफेक्ट क्या होता है कि आपकी इनकम कम हो जाती है। जब आप उसमें से कुछ खर्चे लेस कर देते हो तो अल्टीमेटली आपको जो है वो टैक्स भी कम देना पड़ता है। जितनी इनकम कम हो रही होती है उस हिसाब से आपके ऊपर जब रेट अप्लाई होता है तो आपकी टैक्स की वैल्यू भी कम बन रही होती है। बट यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में हमें बता दिया गया कि भाई आपको कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है। कोई भी एक्सपेंस अगर आपने किया है सैलरी इनकम कमाने के लिए तो उसको आप लेस नहीं कर सकते अपनी सैलरी इनकम से। लाइक एक जो है वो एम्प्लॉय है। ठीक है। ये डेली ऑफिस जाता है और ऑफिस में काम करता है और वहां से ये इनकम कमाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। अब जब टैक्स देने का टाइम आया तो ये बंदा अपने कंसल्टेंट से पूछ सकता है कि भाई ये जो मैंने इनकम कमाई है इस इनकम को कमाने के लिए मैं अपने ऑफिस जाता था। डेली मैं ऑफिस जब जाता था तो मुझे जो है वो बस के ऊपर बैठ के जाना पड़ता था। सो मैं हर रोज आने जाने का किराया पे कर रहा था बस वाले को। ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेंस है। और ये मेरा ट्रैक किस एक्सपेंस जो है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं सैलरी कमा रहा था तो इस वजह से ये मेरा एक्सपेंस हो रहा है। तो ये एक्सपेंस मेरा लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी में से, तो नहीं कर सकते आप। ठीक है। एक बड़ी ही क्लियर जो है वो डायरेक्शन दे दी गई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है, कोई भी खर्चा जो आपने किया हो अंडर द हेड सैलरी का। ठीक है। इसी तरह अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी पे जा रहा है तो उसको फ्यूल डलवाना पड़ता होगा, वो फ्यूल का भी एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं है। सो सिंपल रूल, कोई भी एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं है जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो ले रहे हो। ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड से रिलेटेड भी अगर कोई खर्चा हो तो उसको भी लेस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं 5। An amount shall be treated as received by an employee if it is paid। अब यहाँ पे वो हमें बताना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि आप कब जो है किसी भी अमाउंट को ट्रीट करोगे कि वो आपको मिल गई है। एन अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड, मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो कब ये ट्रीट करेगा कि उसको सैलरी इनकम मिल गई है। ठीक है। अब उसके नीचे जो है ना वो इसका सब सेक्शन आता है, वो कहता है कि एन अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इफ इट इज पेड बाय। ठीक है। अब ये बाय पे आपने गौर करना है। अब ये बताया क्या जा रहा है कि अगर ये पे की गई हो किसकी तरफ से, द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर। ठीक है। जिसके पास आप एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है तो ये समझा जाएगा कि उस एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई है। ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो सीट्स बेसिस के ऊपर होता है, का मतलब जब आपको इनकम फ्रॉम सैलरी मिलेगी तब आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। तो कब समझा जाएगा कि एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई है, उसने रिसीव कर ली है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब ये पे की जाए बाय द एम्प्लॉयज
एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर की तरफ से पे कर दी जाए तो ये समझा जाएगा कि भाई मिल गई है सैलरी। अच्छा, ये तो सिंपल बात थी, ये तो सिंपल सी बात थी कि भाई एम्प्लॉयर खुद दे दे। फिर बात आती है एन एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर। एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, ठीक है। एसोसिएट की डेफिनेशन में डिफरेंट चीजें आती हैं। एसोसिएट की डेफिनेशन जो है वो बड़ी ही आप एक कह लो कंप्रिहेंसिव सी डेफिनेशन है। वहाँ पे उसने आपके रिश्तेदारों को भी जो है वो एसोसिएट बना दिया। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयर जो था उसने खुद सैलरी नहीं दी एम्प्लॉय को, वो कहीं दूर दराज जो है ना वो विजिट पे गया हुआ था, इलाके के विजिट पे गया हुआ था। तो उसने क्या किया कि अपने किसी जो है ना वो रिश्तेदार को या अपने भाई को कह दिया कि भाई ये मेरा एम्प्लॉय है, इसके अकाउंट में ज़रा सैलरी तो ट्रांसफ़र कर दो। तो तब भी यही समझा जाएगा कि एम्प्लॉय को सैलरी रिसीव हो गई है, अब उसके ऊपर टैक्स देना वाजिब हो गया, ठीक है। सो डायरेक्टली अगर एम्प्लॉय खुद दे ले, ठीक है, सॉरी डायरेक्टली अगर एम्प्लॉयर खुद दे दे एम्प्लॉय को, अपने किसी एसोसिएट से दिलवा दे, ये भी इनडायरेक्टली वो दे रहा है, लेकिन यही समझा जाएगा कि सैलरी मिल गई है, रिसीव हो गई है, ठीक है। बाय द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर एन एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर और अ थर्ड पार्टी अंडर एन अरेंजमेंट विद द एम्प्लॉयर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि उसने अपने किसी रिश्तेदार को कह दिया, अपने भाई को कह दिया, अपनी बीवी को कह दिया कि भाई भेज देना, सैलरी भेज देना, ये मेरा एम्प्लॉई है, इसने काम किया, इसको सैलरी दे दो। अब ये जो थर्ड इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर वो ये कहता है कि या आपका एम्प्लॉयर क्या करे, किसी थर्ड पार्टी को कहे, ठीक है, और कि आप ना सैलरी पे कर दो मेरे एम्प्लॉय को, और उस थर्ड पार्टी के साथ कोई अरेंजमेंट हुआ हुआ हो एम्प्लॉयर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अपने किसी फ्रेंड को कह दे, ठीक है, यार ये मेरा एम्प्लॉय है, मैं हूँ नहीं वहाँ पे, तो काइंडली आप इसको ट्रांसफ़र कर दो सैलरी, या इसको पे कर दो सैलरी, ठीक है। हम बाद में जो है ना वो आपस में इसको सेटल कर लेंगे, हम बाद में आप मुझे बता देना कितनी सैलरी आपने पे की है, मैं आपको दे दूंगा। अब ये किसी खास अरेंजमेंट के तहत कोई तीसरी पार्टी जो है, जो एसोसिएट नहीं है, जो खुद एम्प्लॉयर नहीं है, लेकिन कोई तीसरी पार्टी है, लेकिन अंडर एन अरेंजमेंट विद द एम्प्लॉयर है, उसने कोई एम्प्लॉयर के साथ अरेंजमेंट की हुई है, अगर ये भी आपके एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो समझा जाएगा कि एम्प्लॉय को सैलरी रिसीव हो गई है। तो इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा देखें तो एक तो यह है सिंपल कि अगर एम्प्लॉयर डायरेक्टली एम्प्लॉय को दे दे या एम्प्लॉयर इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को दे दे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली किस तरह दे सकता है, अपने एसोसिएट के थ्रू दे सकता है, या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू दे सकता है अंडर एन अरेंजमेंट विद द एम्प्लॉयर, ठीक है। और उसकी अगर अरेंजमेंट हो किसी थर्ड पार्टी के साथ तो उसके थ्रू भी सैलरी दे सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कब समझा जाएगा कि एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई है, अगर उसको पे करे, ठीक है, कोई पास्ट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, तो तब भी यही समझा जाएगा कि उसको सैलरी मिल गई है और अब उसको टैक्स देना है, ठीक है। ये कौन था, ये उसका करंट एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा है, उसका पास्ट का कोई एम्प्लॉयर या फ्यूचर का कोई एम्प्लॉयर। अगर इनसे भी सैलरी मिलती है तो यही समझा जाएगा कि एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई, अब उसको इसके ऊपर टैक्स देना है। अच्छा, अब ज़रा इसको थोड़ा सा हम आसान अल्फाज में देखें तो इस सेक्शन 5 के अंदर वो ये कह रहा है कि अगर मिल जाए किससे, ठीक है, बाय लिखा हुआ है उसने, बाय, बाय, ठीक है, किससे मिल जाए पैसे, ठीक है, तो समझा जाएगा कि सैलरी मिल गई। एक तो है कि आपका करंट एम्प्लॉयर, ठीक है, एक है आपका पास्ट या फ्यूचर का, ठीक है। पास्ट या फ्यूचर का आपको एम्प्लॉयर अगर सैलरी दे रहा है तो यही समझा जाएगा कि आपको सैलरी मिल गई है। कोई भी पैसे आपको दे रहा है तो यही समझा जाएगा आपको सैलरी मिल गई, अब आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। अब बात कर लेते हैं पास्ट का एम्प्लॉयर कैसे हो सकता है और फ्यूचर का एम्प्लॉयर कैसे हो सकता है। पास्ट का एम्प्लॉयर ऐसे हो सकता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, ठीक है, आप वहाँ पे जॉब करते रहे, आपको
जो है ना वो सैलरी मिलती है नेक्स्ट मंथ के हर 7वें दिन, 7th डे, ठीक है। आपको सैलरी मिलती है जब आप एक महीना पूरा काम करते हो और उस महीने के खत्म होने के बाद 7वें दिन आपको सैलरी मिलती है। तो से के आपने जो है वो जून के मंथ में अपने एम्प्लॉयर को बता दिया कि मैं आपकी ये जो नौकरी है इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जून का मंथ पूरा काम करूंगा, उसके बाद मैं कहीं और ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अब आपने जून का मंथ जैसे ही एंड हुआ तो आपने वहां पे एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी। आपको सैलरी कब मिलेगी? 7 जुलाई को, ठीक है। तो अब जब आपको ये सैलरी मिली तो वो आपका करंट एम्प्लॉयर नहीं था जिसने आपको सैलरी दी है, वो आपका पास्ट का एम्प्लॉयर था, ठीक है। उससे आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, उसको उससे आपको एक सैलरी मिल रही है, बट ये यही समझा जाएगा कि आपकी ये सैलरी इनकम है जो कि मिली है आपको आपके एम्प्लॉयर से जो कि पास्ट का एम्प्लॉयर है, ठीक है। अब इसको जरा इस तरह समझते हैं, एन अमाउंट शैल बी ट्रीटेड टू बी रिसीव, एक अमाउंट समझी जाएगी कि वो आपको मिल गई है, ठीक है। इफ इट इज पेड बाय अ पास्ट एम्प्लॉयर, जब वो आपको मिले किसी पास्ट एम्प्लॉयर से, ठीक है, सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर एम्प्लॉयर कैसे आपको सैलरी दे सकते हैं। हमने ये पढ़ा था पहले कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई हायर करना चाह रहा हो, ठीक है। से कि आज जो है वो जो है नवंबर का मंथ चल रहा है, ठीक है। आपको किसी कंपनी ने अप्रोच किया, आपको उस कंपनी ने कहा कि भाई आप हमें ज्वाइन कर लो, आपने कहा यार मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। नंबर एक तो ये है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स ले रहा हूँ। नंबर दो ये है कि अभी मुझे अगर छोड़ना भी हो तो 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, तो मैं नहीं छोड़ के आ सकता। तो उसने आपको कन्वेंस किया और आपको जो है ना एक कंसिडरेशन पे करना चाहिए कि अगर आप छोड़ के आते हो तो मैं आपको सैलरी और बाकी बेनिफिट्स जो देने ही हैं मंथली बेसिस के ऊपर, उसके अलावा मैं आपको इस चीज़ के अगेंस्ट भी पैसे दूंगा कि आप उस एम्प्लॉयर को छोड़ के मेरे पास आ रहे हो। तो ये हमने पढ़ा होगा कि ये सैलरी का पार्ट होगा, ठीक है। तो आपने कहा चलें ठीक है, आप मुझे ये पेमेंट कर दें, ठीक है, ये कंसिडरेशन पे कर दें, मैं छोड़ के आ जाऊंगा एम्प्लॉयर को, बट मुझे 2 मंथ का टाइम चाहिए, उसके बाद मैं नोटिस पूरा अपना जो नोटिस देना होता है ना, जब आप सैलरी छोड़ रहे होते हो तो आप अपने एम्प्लॉयर को बताते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कितने टाइम बाद आप छोड़ोगे। मतलब ये लिखा हो सकता है कि भाई आपने जब भी जॉब छोड़नी है आपने 1 महीना पहले जो है वो लिख के देना है कि भाई मैं ये जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। 2 महीने पहले लिख के देना है, तो कोई भी एक टर्म जो है ना वो डिसाइड हुई होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान। तो अगर आपने ये लिख के दिया हुआ है कि 2 मंथ पहले मैं नोटिस दूंगा, तो आपने 2 मंथ पहले लिख के देना होता है, ठीक है। आपको कहीं जॉब मिलती है, आप उनसे कमिट करते हो, उनको बताते हो कि भाई मैंने 2 मंथ पहले जो है ना वो लिख के देना है, उसके बाद जब 2 मंथ कंप्लीट होंगे तो मैं छोड़ के आपके पास आ जाऊंगा। सो आज नवंबर है, आपने कहा कि मैं जो है ना से क्या, अब नवंबर एंड पे पहुंचा हुआ, तो आपने कहा कि मैं दिसंबर का पूरा महीना, नवंबर के कुछ दिन और जनवरी के एंड पे आपको ज्वाइन कर लूंगा नए एम्प्लॉय को। अब इस टाइम अगर आपको कोई पेमेंट मिल रही है अपने प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर के एम्प्लॉयर से, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप उसकी जॉब पे नहीं गए लेकिन आपको कुछ पैसे मिले हैं जो कि सैलरी समझे जाते हैं, तो ये भी ट्रीट की जाएगी कि एम्प्लॉय को सैलरी रिसीव हो गई है अगर वो पे की गई है बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, और इस अमाउंट के ऊपर अब एम्प्लॉय को टैक्स देना होगा, ठीक है। ये तो होगी बात फ्यूचर और पास्ट के एम्प्लॉयर के बारे में। अब बात कर लेते हैं करंट के बारे में। करंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया है कि एक तो ये है कि करंट जो है वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो डायरेक्टली भी सैलरी दे सकता है खुद, और इनडायरेक्टली भी दे सकता है, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे दे सकता है? अपने किसी एसोसिएट के थ्रू, ठीक है, और या वो किसी थर्ड पार्टी के साथ अरेंजमेंट कर ले उसके थ्रू भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्टली दे तब भी समझा जाएगा कि आपको सैलरी मिल गई है, अगर वो इनडायरेक्टली दे थ्रू एन एसोसिएट तब भी समझा जाएगा कि आपको सैलरी मिल गई है, और अगर वो इनडायरेक्टली दे थ्रू थर्ड पार्टी अरेंजमेंट तो तब भी यही समझा जाएगा कि आपके एम्प्लॉय ने आपको सैलरी दे दी, अब आप उसके ऊपर टैक्स दोगे, ठीक है। तो ये पहले 2 पॉइंट्स आ गए थे जिनमें ये बताया गया था कि इफ इट इज पेड बाय, दोनों में बाय से जो है ना वो स्टार्ट हो रही है आपकी लाइन कि कौन दे रहा है सैलरी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे। अच्छा, सी पॉइंट जो है ना वो ऊपर वाले दोनों पॉइंट से डिफरेंट है। ऊपर वाले दोनों पॉइंट में तो ये बताया जा रहा था कि कौन दे रहा है,
कौन दे रहा है तो समझा जाएगा कि अमाउंट जो रिसीव हुई है एम्प्लॉय को वो सैलरी रिसीव समझी जाएगी, ठीक है। अब सी पॉइंट में है कि कौन ले रहा है, ठीक है। सी पॉइंट में कहता है कि अगर एक अमाउंट जो है वो आपको मिली है, उसको समझा जाएगा कि वो आपको रिसीव हो गई है एक अमाउंट, तो ये समझी जाएगी कि वो आपको रिसीव हो गई है। इफ इट इज पेड टू, अगर ये मिले एम्प्लॉय को, मतलब उसने खुद ले ली, उसके अपने अकाउंट में ट्रांसफर होगी, उसने खुद वहां पे गया एम्प्लॉयर के पास, उसने उसको कैश पकड़ा दिया, तो ये समझा जाएगा कि एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई। और एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय ने ये कहा कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मैं खुद नहीं आ सकता, मैं किसी आपके ही काम के थ्रू जो है वो आउट ऑफ सिटी गया हूँ, या किसी भी रीज़न की वजह से मैं बीमार हूँ, मैं खुद नहीं आ सकता, मैं अपने किसी एसोसिएट को भेज रहा हूँ, भाई को, बीवी को, बच्चों को, ठीक है, अपने रिलेटिव को भेजा। इवन के इसके अलावा भी एसोसिएट की डेफिनेशन में अच्छी खासी चीज़ें आती हैं, उनमें से कोई भी जो पर्सन जो एसोसिएट की किसी भी डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है और वो आपका एसोसिएट बन रहा है, अगर उसको मिल गई सैलरी आपके बिहाफ पे, उसने जाकर रिसीव कर ली, तो यही समझा जाएगा कि आपने सैलरी रिसीव कर ली। या किसी थर्ड पार्टी को मिल गई जिसने आप एम्प्लॉय के साथ अरेंजमेंट किया हुआ था कि यार मैं जाके ले आता हूँ सैलरी, आके मैं आपको दे दूंगा, तो ये एक अरेंजमेंट के थ्रू थर्ड पार्टी ने अगर रिसीव कर ली, तो यही समझा जाएगा कि आपको सैलरी मिल गई है और अब आपको उसके ऊपर टैक्स देना है, ठीक है। तो टू की जब हम बात करते हैं तो किसको सैलरी मिले तो समझा जाएगा कि एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई, तो डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली भी सैलरी मिल सकती है और इनडायरेक्टली भी मिल सकती है, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को मिल गई, एम्प्लॉय ने जाके खुद रिसीव कर ली सैलरी, तो भाई आपने यही समझा जाएगा कि आपको जो अमाउंट मिल गई है वो सैलरी थी और वो मिल गई आपको। या इनडायरेक्टली क्या है कि आपने अपने किसी एसोसिएट के थ्रू जो है वो ले ली, तो तब भी यही समझा जाएगा कि आपको सैलरी मिल गई है, या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ले ली। अच्छा, अब ये इतना एक्सप्लेन करके बताने का मकसद क्या था? मतलब सीधा ये भी तो कहा जा सकता था कि ये एन अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इफ इट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। सिंपल एक लाइन में भी ये कहानी खत्म हो सकती थी, तो इसके अंदर ये तीन सब सेक्शंस क्यों बताए गए? ये इसलिए बताए गए कि लोग जो है ना वो टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी तरह टैक्स ना देना पड़े, तो वो डिफरेंट रास्ते निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब इन रास्तों को रोकने के लिए कहा गया कि भाई इन इन सूरतों में आपको समझा जाएगा कि सैलरी मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या रास्ता निकाल सकते थे अगर ये सिंपल एक लाइन की प्रोविजन होती है, एक लाइन का सेक्शन होता, तो लोग क्या कर सकते थे? लोग ये कर सकते थे कि अपने एम्प्लॉयर को कहते कि भाई देखो मैं इस टाइम एग्रीमेंट में हूँ आपके साथ, ठीक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है एम्प्लॉयमेंट का आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये एम्प्लॉय है, इसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, और ये एम्प्लॉयर है, ठीक है, इसका नाम है मिस्टर बी। इन दोनों के दरम्यान में एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, कि ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर। अब ये बड़ा ही काबिल बंदा है और ये जो है ना वो इसको एम्प्लॉयर जो है वो अपने पास रखना भी चाहता है, तो एम्प्लॉय जो है ना इसको टैक्स देना पड़ता है जब भी इसको सैलरी मिलती है, ठीक है, और उसकी से कि सैलरी भी बड़ी ज़्यादा है तो टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कह सकता है कि देखो जब मैं आपसे सैलरी लूंगा ना तो मुझे टैक्स देना पड़ सकता है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि आप मुझे सैलरी ना दो, ये मेरा एक एसोसिएट है, ठीक है, ये इसका जो है ना वो छोटा भाई है, ये है मिस्टर सी, ठीक है। ये एम्प्लॉयर को कह सकता है कि भाई मैं अगर आपसे डायरेक्टली लूंगा ना तो ये होगा कि जो है ना मुझे टैक्स देना पड़ेगा, या ये होगा कि मैं अगर सारी की सारी सैलरी आपसे डायरेक्टली लूंगा तो मुझे टैक्स जो है ना वो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप क्या करो, एक ऑप्शन तो ये है कि सारी की सारी सैलरी ना चुप करके मेरे भाई के अकाउंट में जमा करवा दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसने आपके साथ कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया हुआ, ठीक है। और हर एक दो महीने बाद ना आप इसको मेरी जगह पे सैलरी दे दिया करो, बाद में मैं इसको कहूँगा ये कैश निकलवा के मुझे पकड़ा दिया करेगा।
तो मैं ना मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि भाई मुझे जो है ना वो पूरी सैलरी जब मिलती है ना तो स्लैब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। याद है आपको वो स्लैब रेट्स वाले दो जो हैं टेबल्स, टेबल 1 और टेबल 2 जो हमने पढ़े हुए हैं, उसमें जो सैलरी इंडिविजुअल वाला टेबल है उसकी बात कर रहा हूँ। इसकी जब सैलरी है ना वो से के बहुत बड़े स्लैब पे चली जाती है, इसको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये एम्प्लॉय को ये कहता है कि सर आप ऐसे करो कि 50% सैलरी ना मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं उसके ऊपर 50% के ऊपर टैक्स दे दूंगा, 50% ना इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मेरे भाई के अकाउंट में, तो मैं टैक्स दे दूंगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि चाहे ये छोटा भाई भी टैक्स दे दे उसके ऊपर, लेकिन इन दोनों के ऊपर अलग अलग टैक्स दो तो कम टैक्स लग रहा हो। अकेला बंदा अगर 100% सैलरी अपने ही इनकम फ्रॉम सैलरी में डिक्लेयर कर रहा हो तो उसके ऊपर स्लैब बहुत ज़्यादा लग जाता हो, तो अल्टीमेटली टैक्स ज़्यादा देना पड़ सकता। इस सिचुएशन से बचने के लिए ये जो इनकम टैक्स वाले हैं इन्होंने इसको बहुत अच्छे से बयान कर दिया कि भाई चाहे तुम जो है ना खुद ले लो, एम्प्लॉय खुद ले ले या अपने एसोसिएट के थ्रू ले ले, यही समझा जाएगा कि मिस्टर ए ने ही सैलरी ली है और इसको खुद ही अपनी इनकम में सारी सैलरी डिक्लेयर करके उसके ऊपर स्लैब रेट लगाना होगा। अच्छा, इसकी जगह छोटे भाई की जगह पे इसका कोई दोस्त भी हो सकता था, ठीक है, तो उसके साथ भी ये अरेंजमेंट हो सकता था। सो ये भी कह दिया गया कि अगर थर्ड पार्टी के थ्रू भी ले रहे होगे किसी अरेंजमेंट के थ्रू, तो तब भी यही समझा जाएगा कि आपको सैलरी मिल गई है, अब आपने उसके ऊपर टैक्स देना है, ठीक है। सेम सिनेरियो जो है वो एम्प्लॉयर के साथ भी हो सकता था, ठीक है। एम्प्लॉयर को इसने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ना टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो मेहरबानी करें आप ना खुद मुझे जब पेमेंट करते हैं तो क्या होता है कि मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसे करें, आप ना अपने छोटे भाई के थ्रू मुझे ना टैक्स दिलवा वो सैलरी दिलवा दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मिस्टर ए था, एम्प्लॉय था, इसने क्या तरीका निकाला सैलरी के ऊपर टैक्स कम देने का। इसने कहा कि मिस्टर बी, आपका एक भाई है जो मैं जानता हूँ, वो हम दोनों का कॉमन दोस्त है या कोई भी हो सकता है, तो आप ना उसके थ्रू मुझे सैलरी दिलवा दें, ठीक है। या ऐसे करें 50% आप दे दे, 50% वो दे दे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो है, अब अगर ये अच्छा 50-50% जब दोनों देंगे ना वैसे तब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये कहे कि भाई आपके साथ मेरा अरेंजमेंट है, आपके मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर हूँ, तो आप मुझे सैलरी ना दो, आप इस तरह करो अपने भाई के थ्रू मुझे दिलवा दो, ठीक है। तो होगा क्या कि मेरा उसके साथ कोई वो नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, तो मैं वो डिक्लेयर ही नहीं करूंगा। आपसे जो मुझे सैलरी आती है वो तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, तो मैं टैक्स जो है ना इस तरह बचा दूंगा। तो इसके ऊपर भी आपको रोक दिया गया कि भाई जब आपको सैलरी मिलेगी एम्प्लॉयर से या उसके एसोसिएट से, ठीक है, इवन के थर्ड पार्टी से, तो तब भी यही समझा जाएगा कि सारी सैलरी आपकी क्या है, सैलरी इनकम है, इसके ऊपर आप टैक्स दे दो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता था कि एम्प्लॉय ये क्या बताता कि मुझे इससे पैसे क्यों आए मिस्टर सी से, तो वो ये कह सकता था कि भाई मैंने इसको कोई पकड़ाए हुए थे पैसे पुराने वो लेने थे, या कोई भी तरीका निकाल के वो कोई ना कोई कोशिश करता कि जो है ना सैलरी के ऊपर टैक्स देने से बचा जा सके, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, फिर ये क्यों बताया गया कि पास या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय से मिले, ठीक है। अब इस टाइम जो है ना वो एम्प्लॉय जो है मिस्टर ए, वो तो एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट में है मिस्टर बी के साथ। अगर एक और बंदा मिस्टर ई जो है ये इसको कोई पैसे दे रहा है जो कि इसका पास का एम्प्लॉय था, तो ये बंदा एम्प्लॉय ये ना समझे कि भाई ये क्योंकि इस टाइम मेरा एम्प्लॉय नहीं है तो इससे जो पैसे मिल रहे हैं ये मेरी सैलरी इनकम नहीं है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया कि अगर आपको पैसे मिल रहे हैं किसी पास्ट एम्प्लॉयर से तो भाई उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है। या एक और बंदा है मिस्टर एफ, ये फ्यूचर का एम्प्लॉयर है, इसने इसको कोई पैसे दिए हैं, तो ये एम्प्लॉय जो है मिस्टर ए ये ना कहे कि भाई ये तो अभी मेरा एम्प्लॉयर ही नहीं है, इससे जो पैसे आ रहे हैं वो तो मेरी इनकम ही नहीं है। तो भाई ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया कि बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है, वो भी समझा जाएगा कि आपको इनकम फ्रॉम सैलरी मिल गई है। सो ये रीज़न थी इस 3-4 लाइनों का जो है ना सेक्शन, इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की कि ये आपको इनकम टैक्स वालों ने एक चीज़ खोल के बयान कर दी है कि भाई ये सूरतों में समझा जाएगा कि आपको जो पैसे मिले हैं वो आपकी सैलरी इनकम है और इसके ऊपर आपने टैक्स देना है, आपको सैलरी रिसीव हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने याद होगा आपको कि पढ़ा था गोल्डन हैंडशेक,
ठीक है, अब टाइम आ गया है कि हम उसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट उसको डिस्कस कर लें। एन एम्प्लॉय हु हैज़ रिसीव्ड एन अमाउंट, ठीक है, एन अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है, छोड़ना। तो जब आपने एम्प्लॉयमेंट खत्म किया, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, आपने जॉब छोड़ दी, उस टाइम जब आपको कोई अमाउंट रिसीव हुई, मतलब आप कौन हो, एम्प्लॉय, ठीक है, तो आपने कोई अमाउंट रिसीव की जब आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया, जिसके अंदर शामिल है कंपनसेशन फॉर रेडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गोल्डन हैंडशेक, जिसमें ये तीनों चीजें शामिल आ गई, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मे बाय नोटिस टू द कमिश्नर, इस सूरत में एम्प्लॉय क्या कर सकता है कि मे, अगर वो चाहे तो बाय नोटिस टू कमिश्नर, कमिश्नर को एक नोटिस दे और इलेक्ट कर ले फॉर द अमाउंट टू बी टैक्स एट फॉलोइंग डे। देखें, एक तो सिंपल सिचुएशन है, हमने जब पहले पढ़ा हमें ये समझ आ गई कि जब आप कोई एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करते हो, उसके अगेंस्ट आपको कोई पैसे मिलते हैं, चाहे उसको गोल्डन हैंडशेक का नाम दिया जाए, ठीक है, या कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया जाए, कोई भी नाम दे दिया जाए, उसको आपने अपनी सैलरी का पार्ट बनाना, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है, ऑप्शन वन, कि आपको से के सैलरी मिली, सैलरी जो थी, बेसिक सैलरी जो थी वो आपको मिली 10 मिलियन, ठीक है, प्लस आपको जो है ना गोल्डन हैंडशेक दिया गया 5 मिलियन का। एक तो ऑप्शन ये है कि आप इस सारे को 15 मिलियन को जो है ना वो अपनी सैलरी इनकम ट्रीट करके इसके ऊपर आप टैक्स दे दो। एक और ऑप्शन आपको बताई गई है जो कि इस सेक्शन में बताई गई है कि अगर आपको ऐसे कोई पैसे मिलते हैं तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, ही में बाय नोटिस टू कमिश्नर इलेक्ट फॉर द अमाउंट टू बी टैक्स एट फॉलोइंग रेट। तो आप कमिश्नर को एक नोटिस दे के इस तरीके से भी अपनी उस अमाउंट को टैक्स करवा सकते हो। किस अमाउंट को, जो आपको मिली है गोल्डन हैंडशेक की सूरत में या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सूरत में, ठीक है। तो उसको एक और भी आपको ऑप्शन दे दी गई, जिसको हम कहेंगे कि ऑप्शन बी है, वो भी दे दी, या ऑप्शन टू है वो भी दे दी गई। वो ऑप्शन क्या है कि आप ऐसे करो, आप ए डिवाइडेड बाय बी करके परसेंटेज निकाल लो, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय बी की परसेंटेज निकाल लो और उसके ऊपर फिर टैक्स दे दो। अब इस सूरत में ए क्या होगा, ए इज द टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय, ये वो टैक्स है, टैक्स पेड है जो पे किया है एम्प्लॉय ने, ठीक है, ऑन द एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम, अपनी टैक्सेबल इनकम पे फॉर प्रोसीडिंग 3 टैक्स ईयर्स, पिछले 3 साल में जो आपने अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स दिया है ना, उसको आप ए में रख लो, ठीक है। और बी क्या है, बी इज द एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम, बी क्या है, आपकी टैक्सेबल इनकम है, मतलब वो कहना क्या जा रहा है कि टैक्स जो आपने पे किया, ठीक है, पिछले 3 साल का, 3 साल का, और इसको डिवाइड कर लो टैक्सेबल इनकम के साथ जो आपकी पिछले 3 साल की है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाए, ठीक है। तो ये परसेंटेज के ऊपर अब आपने किस चीज़ के ऊपर टैक्स देना है, जो आपको गोल्डन हैंडशेक मिला है या कोई भी अमाउंट मिली है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, द अबव ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज बाय ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ये आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो, ये ऑप्शन टू जो है, ये ऑप्शन टू आप तब एक्सरसाइज कर सकते हो जब आप अपनी रिटर्न फर्निश करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक आपका टैक्स ईयर था, यहाँ पे टैक्स ईयर 2024 खत्म हो गया। अब आपने ये ऑप्शन कब अवेल करनी है, आपको टाइम दिया गया है 30 सितंबर तक का, ठीक है, 2024 यहाँ तक का आपको टाइम दिया गया। इससे पहले पहले आपने रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, रिटर्न फाइल करनी है। जब आप रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, आपने एक नोटिस देना है कमिश्नर को, आप उससे इजाजत नहीं लेनी, यहाँ पे नोटिस का वर्ड है, अप्रूवल का वर्ड नहीं है। आपने उसको बताना है, कमिश्नर को एक नोटिस देना है कि भाई मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन वन नहीं सेलेक्ट कर रहा कि मैं सारे के सारे अमाउंट को
सैलरी का पार्ट बना के उसके ऊपर टैक्स नहीं दे रहा, बल्कि मैं एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि मुझे इजाजत है लॉ के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कमिश्नर को एक जो है ना वो नोटिस दे सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। और वो नोटिस में बेसिकली आप एक टैक्स रेट जो है वो चूज कर रहे हो। वो टैक्स रेट कैसे निकला है कि आपने अपने पिछले 3 साल के टैक्स पेड को डिवाइड कर दिया पिछले 3 साल के टैक्सेबल इनकम के साथ, तो जो रेट आया वो रेट आपने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर से, कि यहाँ से आपका आंसर आता है 7%। अब अगर आपको 5 मिलियन मिले हैं तो इसके ऊपर आप 7% लगा लो। ये एक किस्म का सेपरेट ब्लॉक हो गया, इसके लिए अलग रेट हो गया। तो यहाँ पे आपका ये इसके ऊपर टैक्स देना है। बाकी जो आपकी 10 मिलियन की सैलरी है उसके ऊपर आप नॉर्मल स्लैब रेट से रेट लगाओगे, और वो वाला टैक्स जो नॉर्मल स्लैब रेट से निकल रहा है और जो यहाँ से निकल रहा है, इन दोनों को सम करके आप टैक्स पे कर दोगे। ये दो ऑप्शन हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करनी थी, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार इसमें ना मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, ये वाला जो काम करना है ना, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसके लिए तो वर्किंग करनी पड़ेगी। तो आप कमिश्नर से इजाज़त लो कि भाई मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, एक्सटेंशन ले लो अपनी रिटर्न फाइल करने में। तो कमिश्नर में अलाउ अ लॉन्गर पीरियड। वैसे तो आपने क्या करना था कि जब आपने रिटर्न फर्निश करनी थी, फाइल करनी थी, तब आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी। लेकिन अगर कमिश्नर चाहे, कमिश्नर में अलाउ, तो वो इजाज़त दे सकता है कि लॉन्गर पीरियड भी आप यूज़ कर सकते हो ये ऑप्शन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पिछले 3 सालों में वो बंदा कहीं बिजनेस भी कर रहा था तो उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं थी, उसका टैक्सेबल लॉस आ रहा था। हमने तो कहा ना कि टैक्स पेड को डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम के साथ, तो हो सकता है पिछले किसी एक साल में उसका लॉस आया हो। इफ देयर इज अ लॉस से इन वन ऑफ द 3 preceding tax years, then we will take average of 2 remaining years, ठीक है। ये बेसिकली फार्मूला क्या है, हम एवरेज आउट कर रहे हैं कि उसने पिछले 3 सालों में किस रेट के ऊपर टैक्स दिया है, ठीक है। एवरेज ले रहे हैं। अब अगर ये पिछले किसी एक साल में भी लॉस आ गया है तो फिर तो उसका रेट ही बड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने एक साल में तो टैक्स ही नहीं दिया होगा, उसका तो लॉस आ रहा था। सो उसके लिए क्या कहा गया, फिर आप एवरेज ले लो 2 सालों की, उससे एक साल को निकाल दो जिस साल में आपको लॉस आया, ठीक है। अच्छा चले, अब ना इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम कर लेते हैं, इस गोल्डन हैंडशेक को या अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको जरा क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टर अजहर हैं, ठीक है, मिस्टर अजहर, एक सेकेंड। अच्छा, मिस्टर अजहर हैं यहाँ पे। मिस्टर अजहर इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी। मिस्टर अजहर जो है ना वो एम्प्लॉय है एबीसी कंपनी का। He has provided you the following detail for टैक्स ईयर 2011। उसने आपको टैक्स ईयर 2011 की कुछ डिटेल दी है। अच्छा, his basic salary is 40,000 पर मंथ। उसकी जो पर मंथ सैलरी थी वो थी 40,000। डेडनेस अलाउंस था उसका 2,000, और ये भी था पर मंथ, महीने की बताई गई है सैलरी भी और इसका डेडनेस अलाउंस भी। एंड हाउस रेंट अलाउंस इज 20,000 पर मंथ, और हाउस रेंट अलाउंस भी 20,000 पर मंथ बताया गया। ही रिटायर्ड ऑन अप्रैल 30, 2011। इसका मतलब क्या है कि टैक्स ईयर 2011 के अंदर इसने सारे 12 महीने काम भी नहीं किया, ठीक है, ये जून तक नहीं गया, इसने अप्रैल में ही रिटायर हो गया तो इसने जॉब छोड़ दी। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट अमाउंटिंग टू ₹9,50,000। असल में ये जो इसकी रिटायरमेंट हुई है ये किसके नतीजे में हुई है, इसको गोल्डन हैंडशेक मिला है, और वो अमाउंट जो है वो कितनी है, 9,50,000 का। डिटेल ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर टैक्स ईयर्स। 4 साल की भी आपको अजहर साहब ने डिटेल दे दी है। आप अजहर साहब के कंसल्टेंट हो, ठीक है। अजहर साहब को इतना पता था कि दो ऑप्शंस हैं, अगर मुझे गोल्डन हैंडशेक मिला है तो दो ऑप्शंस के साथ मैं अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक तो सिंपल है कि इस साल की इनकम में ऐड कर लूँ जो गोल्डन हैंडशेक मिला है, और उसके ऊपर टैक्स जो है निकाल के दे दूँ। दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैं एवरेज ले सकता हूँ टैक्स रेट का पिछले 3 सालों का,
और वो रेट जो है वो गोल्डन हैंडशेक पे लगाऊं, और जो मेरी बाकी इनकम है उसके ऊपर मैं सिंपल स्लैब रेट लगा के टैक्स पे कर दूं। अच्छा, इसने आपको 4 साल की टैक्सेबल इनकम की डिटेल दे दी और टैक्स लायबिलिटी का भी बता दिया कि मैंने कितना टैक्स पे किया था। कैलकुलेट दी टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, आपने क्या काम करना है, आपने उसकी कैलकुलेट करनी है कि उसकी टैक्सेबल इनकम क्या है, टैक्स लायबिलिटी क्या है, किस साल की, 2011 की। ठीक है, अब ये उसने आपको डिटेल प्रोवाइड की है पिछले 4 साल की। उसने कहा कि इससे पिछला 2011 से पिछला साल जो था 2010 था, इसमें मेरी टैक्सेबल इनकम इतनी थी, टैक्स लायबिलिटी इतनी थी। फिर उसने कहा कि 2009 में मेरी टैक्सेबल इनकम इतनी थी, टैक्स लायबिलिटी इतनी थी, 2008 में टैक्सेबल इनकम इतनी थी, टैक्स लायबिलिटी इतनी थी, और 2007 में इतनी 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 थी। ठीक है, हमें एवरेज किसका लेना है, पिछले 3 साल का, इन 3 सालों का। सो हमें कोई लेना देना नहीं है चौथे साल से, तो ये तो हमारे लिए गैर जरूरी इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर सारा डाटा मौजूद है। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि ऑप्शन 1, अब इस जगह कम है वैसे, चलो यहाँ पे करता हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपकी नज़रों से हट जाएगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 क्या है कि गोल्डन हैंडशेक जो मिला है इसको हम ट्रीट करें एज नॉर्मल इनकम। ठीक है, नॉर्मल इनकम ट्रीट करेंगे तो ये हमारा सैलरी का पार्ट बन जाएगा और इसके ऊपर हम टैक्स लगा लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 के मुताबिक जो है हम ज़रा वर्किंग कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा कि आपने यहाँ पे वो सारा कुछ लिखना है। ठीक है, मिस्टर अदर, ठीक है, टैक्स ईयर 2011, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ये आपने ऊपर हेडिंग देनी है, लाजमी देनी है, इसको नहीं बोलना। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन 1 पे आ गए। बेसिकली ऑप्शन 1 यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं इसकी वर्किंग कर लेता हूँ। वर्किंग वन जनाब मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये वर्किंग वन जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें बेसिकली मैं क्या निकाल रहा हूँ, उसकी सारी इनकम निकाल रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसकी बेसिक सैलरी जो है ना वो थी, बेसिक सैलरी कितनी थी भाई की, 40,000 पर मंथ। ठीक है, तो 40,000, और ये इसने कितना अरसा वहाँ पे काम किया है, तो अप्रैल में छोड़ दिया था, मई जून का महीने नहीं काम किया, तो उसका मतलब है 10 महीने इसने वहाँ पे काम किया। तो इसकी जो पूरे साल की बेसिक सैलरी से इनकम आ रही है वो आ गई 4 लाख। ठीक है, बेसिक सैलरी के बाद इसको भाई साहब मिल गया था डेयरनेस अलाउंस। ठीक है, ये कितना मिलता था, 2,000 पर मंथ, और ये भी इसने 10 मंथ इस साल काम किया टैक्स ईयर 2011 में, तो ये इसको मिल गया 20,000 का। ठीक है, उसके बाद इसको मिला है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, वो कितना है, हाउस रेंट अलाउंस इसको मिला है 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ वो इसको मिला है, तो इसको 2 लाख रुपए जो है वो भी मिल गए। अब ऑप्शन 1 में हम क्या कर रहे हैं, इसको नॉर्मल इनकम ट्रीट कर रहे हैं गोल्डन हैंडशेक को। तो हम सिंपल क्या करेंगे, गोल्डन हैंडशेक कितना मिला है, ठीक है, वो मिला है 9,50,000। तो इन सबको सम कर लेते हैं, इन सबको सम करते हैं तो ये 15,70,000 बन गया। ठीक है, 15,70,000, 1.57 मिलियन की अमाउंट बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकम फ्रॉम सैलरीज की कितनी बन गई, 1.750। ठीक है, 1.75 मिलियन इसकी अमाउंट बन गई। अच्छा, ये अब इसकी क्या है, टोटल इनकम भी है, और ये जो है ना यही इसकी टैक्सेबल इनकम भी है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है यही इसकी टैक्सेबल इनकम भी बन गई, क्योंकि और कोई इनकम नहीं है इसकी, ना कोई ज़कात की इंफॉर्मेशन है, ना कोई और डिडक्टेबल अलाउंस है। अब इसके ऊपर हमने जो है ना वो टेबल लगाना है, तो टेबल 2 लगाएंगे जो सैलरी इनकम वाला है। ठीक है,
टैक्स कितना बन गया, तो टेबल 2 लगा लोगे आप लोग। टेबल 2 के मुताबिक इसके ऊपर जो है ये 12 मिलियन से जो सॉरी 1.2 मिलियन से ऊपर वाला स्लैब रेट लगेगा, तो ये 30,000 इसको फिक्स देना है। और बाकी के ऊपर ना इसमें 15% देना है, जो कि बाकी कितनी है 12 लाख से ऊपर जो बनती है वो 3,70,000 है। इसके ऊपर उसको 15% टैक्स देना है। तो ये इसकी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि टोटल निकल आएगी 85,500। ये इसकी ऑप्शन 1 के मुताबिक ये है टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम कितनी है, ये भी हमने फाइंड आउट कर दी। टैक्स लायबिलिटी कितनी है, ये भी हमने फाइंड आउट कर दी। अब मैंने दोबारा वर्किंग करनी है, तो मुझे सारा कुछ रिमूव करना पड़ेगा। सो आपने याद रखना है 1.57 जो मिलियन है वो इसकी टैक्सेबल इनकम है, और 85,500 इसकी जो है वो टैक्स लायबिलिटी है जो इसने पे करनी। अब तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ऑप्शन 2 दोबारा यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 का जो आंसर था ना वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टैक्सेबल इनकम थी बेसिकली, टैक्स जो पे करना था इसमें वो बन गया था 85,500। ये मेन चीज़ है हमारी, ठीक है, जो वो हमसे पूछना चाह रहा था। अब ऑप्शन 2 ले लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन 2 वही क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ऑप्शन 2 ले लेते हैं। ऑप्शन 2 के अंदर क्या है कि हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम गोल्डन हैंडशेक के ऊपर जो है वो पिछले 3 साल का एक एवरेज टैक्स रेट निकाल के वो अप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन 2 में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, गोल्डन हैंडशेक को ट्रीट कर रहे हैं एज सेपरेट ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनकम फ्रॉम सैलरी लेते हैं पहले, जो हमने वर्किंग 1 में निकाली है। ठीक है, जिसके अंदर वो शामिल है सारा कुछ, हैंडशेक भी शामिल है। वर्किंग 1 हमने यहाँ ऊपर की थी अगर आपको याद हो। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी, ये आई थी 157,000,000। ठीक है, अब आपको पता है कि एक दफ़ा आप जो है ना सेपरेट ब्लॉक की इनकम को भी दिखाते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसको लेस करते हो। अब हमारे पास जो है ना वो टोटल इनकम आ गई। अब ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम जो आ गई आपके पास, वो आ गई आपके पास 157,000,000। इसमें से अब मैं लेस कर दूंगा गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, वो क्यों कर रहा हूँ, ये सेपरेट ब्लॉक में मैं लेके जा रहा हूँ, उसको मैंने लेस कर दिया। गोल्डन हैंडशेक कितना मिला है, 9,50,000 वो लेस कर दिया। अब मेरे पास जो वैल्यू बची है वो बच गई, इसमें से ये लेस करने के बाद 6,20,000। तो ये मेरी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम है। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो है ना वो मैं स्लैब रेट लगाऊंगा, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला। ठीक है, तो अब जब मैं टैक्स निकाल रहा हूँ तो मैं पहले इसके ऊपर जो है वो स्लैब रेट लगाऊंगा, टैक्स ऑन सैलरी अदर देन गोल्डन हैंड शेक। ठीक है, तो ये मैं इसके ऊपर जो लगा रहा हूँ, ये टैक्स इसके ऊपर लगेगा। ये तो 6,20,000 है जो सबसे पहला स्लैब है जो सैलरी इनकम वाला है, टेबल 2 वाला, वो इसके ऊपर लगेगा। वो ये है कि सिंपल आप 5% दे दो एक्सीडिंग 6 लाख से। तो 20,000 एक्सीड कर रहा था, इसके ऊपर मैं सिंपल 5% दे दूंगा। तो मेरा जो यहाँ पे टैक्स बन रहा है वो बन रहा है आपका सिंपल 1,000 पे, जो सिर्फ सैलरी के ऊपर बन रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐड इसमें कर दूंगा जो गोल्डन हैंडशेक के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक के ऊपर टैक्स लगेगा। ये वर्किंग 2 मुझे करनी पड़ेगी कि इसके ऊपर कितना टैक्स रेट लगेगा। वर्क वर्किंग 2 क्या कहती है कि आपको एक फार्मूला लगाना है ए ओवर बी, जो कि परसेंटेज में होगा, सॉरी परसेंटेज के अंदर, तो आपके पास रेट आ जाएगा। ए यहाँ पे क्या है
ए इज इक्वल टू 3 years, प्रोसीडिंग 3 years पिछले 3 सालों का टैक्स जो आपने पे किया है, ठीक है। और बी क्या है, बी जो है वो आपका है पिछले 3 सालों की टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पिछले 3 सालों में जो मैंने टैक्स पे किया है वो कितना है, वो है 48,000 ये वाला, जमा 24,000 जमा 36,000, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं पिछले 3 सालों की टैक्सेबल इनकम से, 1 million जमा 8 लाख जमा 9 लाख। तो ये सारा कुछ करने के बाद मेरे पास जो है वो बेसिकली एक रेट निकल आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बेसिकली ऊपर वाले का सम जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 1,08,000, और जो नीचे वालों का टैक्सेबल इनकम का सम आ रहा है वो आ रहा है 27 लाख। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो मेरे पास जो एवरेज टैक्स रेट निकला है वो निकला है 4%। अब ये 4% मैंने किस पे लगाना है, गोल्डन हैंडशेक वाली अमाउंट के ऊपर, ठीक है। तो गोल्डन हैंडशेक वाली जो अमाउंट थी वो मेरी कितनी थी, गोल्डन हैंडशेक मुझे मिला है 9,50,000 का। इसके ऊपर ही मैं ये 4% लगा दूंगा जो मैंने इस वर्किंग के थ्रू निकाला। तो मेरे पास इस पे टैक्स कितना गोल्डन हैंडशेक पे बन रहा है 38,000 का। तो टोटल अब मैंने कितना टैक्स देना है, 39,000। सॉरी ये मेरे बैक पे चला गया, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। टोटल टैक्स अब आपको देना है 39,000 का, ठीक है। ये 39,000 का आपको टैक्स देना है। अब आपके पास ऑप्शन 1 के मुताबिक तो टैक्स जो बन रहा था वो था 85,500। ऑप्शन 2 के मुताबिक जो आपको टैक्स बन रहा है, टैक्सेबल इनकम भी चेंज हुई है। टैक्सेबल इनकम अब आपकी जो है वो यहाँ पे आ रही होगी, ये 6,20,000, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन 2 के मुताबिक जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 39,000, ठीक है। अब ज़रा आप देखो कि ये मिस्टर अजहर जो आपके पास आया था उसने आपको सारी डिटेल दी, तो आप बीइंग कंसल्टेंट अजहर के फ़ायदे में बताओगे उसको कि क्या आपको करना चाहिए। तो आप उसको कहोगे ऑप्शन 2 के मुताबिक टैक्स दे, कमिश्नर को एक नोटिस दे दो कि मैं ऑप्शन 2 सिलेक्ट करने लगा हूँ और ये 29,000 टैक्स दे दो, बजाय इसके कि ऑप्शन 1 सेलेक्ट करके 85,500 टैक्स दो। आप उसके कंसल्टेंट हो, आप उसको अच्छा फैसला देना चाहो, अच्छा मशवरा देना चाहोगे, तो अच्छा मशवरा ये है कि 39,000 को जमा करवाएं, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन थोड़ा सा नीट देख लेते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम ट्रीट करते गोल्डन हैंडशेक को ऑन नॉर्मल वे, ठीक है। नॉर्मल इनकम समझ के इसको ट्रीट करते, तो इनकम फ्रॉम सैलरी उसके लिए वर्किंग 1 हम करेंगे, वो इतनी आ गई। टैक्सेबल इनकम इतनी बन जाती, इसके ऊपर हम टैक्स लायबिलिटी निकालते तो आपके पास ऑप्शन 1 के मुताबिक इतनी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी, ठीक है। इसके अब वर्किंग 1 जो थी जो हमने निकाली थी वो ऐसे निकाली थी, ये बेसिक सैलरी, डिनर्स अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस पूरे साल का निकाल लिया, उसके बाद गोल्डन हैंडशेक उसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी टोटल। इसी को हम वर्किंग 1 में इधर ले गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शन 2 आ गई जिसमें हमने गोल्डन हैंडशेक को ट्रीट किया एज सेपरेट ब्लॉक इनकम, ठीक है। सेपरेट ब्लॉक इनकम में हमने क्या किया कि इनकम फ्रॉम सैलरी पहले जो ली ये तो वही उसी वर्किंग 1 से ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल इनकम निकाली, इसमें से लेस कर दिया गोल्डन हैंडशेक जिसको हम लेके जाने लगे हैं सेपरेट ब्लॉक में, वो इसमें से लेस करने के बाद हमारे पास जो NTR के अंदर टैक्सेबल इनकम आ गई वो 6,20,000 आ गई। इसके ऊपर हमने टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली कि जो इनकम वाली सैलरी है 6,20,000, इसके ऊपर हमने अदर देन जो गोल्डन हैंडशेक वाली इनकम थी इसके ऊपर हमने स्लैब रेट लगाया, तो 1,000 रुपये इसके ऊपर टैक्स बन गया, ठीक है। और ये जो हमने इसके ऊपर जो था ये गोल्डन हैंडशेक के ऊपर था, इसके ऊपर 4% लगाया और इसकी वर्किंग की हमने कि ये एवरेज रेट कैसे हमने निकाला है, ये बन गया 38,000 का ये टैक्स आया, तो हमने टोटल 39,000 का टैक्स निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे वर्किंग 2 हमने ये की कि पिछले 3 सालों के लिए 2007 हमारे साथ रेलिवेंट नहीं था उसको नहीं लिया हमने, इसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी के साथ हमने ये किया कि एवरेज रेट निकालने के लिए
टैक्स लेबिलिटी 3 सालों की डिवाइड कर दी टैक्सेबल इनकम के साथ, तो हमारे पास रेट आ गया 4%। ठीक है, इस 4% को हमने यहाँ पे गोल्डन हैंडशेक पे लगा के 38,000 इसका गोल्डन हैंडशेक के ऊपर सेपरेट ब्लॉक का टैक्स निकाला, और टोटल टैक्स कितना बन गया 39,000। As the tax liability is lower in case of golden handshake, treat it as separate block। जैसा कि आपको ऑप्शन 2 में नजर आ रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी कम है, therefore this option is feasible to the taxpayer। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन फिजिबल है टैक्स पेयर के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2005 में आया था। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, अब वो अगर करवाएगा भी तो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आपसे करवाएगा। यहाँ पे तो सिंपल आपको थ्योरेटिकली वो पूछ रहा था। एक नेशनलाइज्ड बैंक है, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, उसकी जब प्राइवेटाइजेशन हुई, एक सरकारी बैंक था उसको प्राइवेट कर दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने अनाउंस किया गोल्डन हैंडशेक स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज, अंडर विच अ लंप सम पेमेंट आर प्रपोज टू बी मेड टू एम्प्लॉयज हु ऑप्ट फॉर दिस स्कीम, के जो खुद से रिटायरमेंट ले लेंगे वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, गोल्डन हैंडशेक उनको दिया जाएगा अगर वो ये ऑप्शन लेते हैं, ये स्कीम लेते हैं। ठीक है, डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ द अबव अमाउंट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयज। तो आपने क्या करना है, इसकी चार्जेबिलिटी बतानी है। 2005 का ये क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। आपने इसमें बताना है कि एन एम्प्लॉय हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गोल्डन हैंडशेक इन अ टैक्स ईयर मे का वर्ड लाजमी यूज करना है, मे बाय नोटिस इन राइटिंग टू द कमिश्नर इलेक्ट फॉर एन अमाउंट टू बी टैक्सेस एट द रेट कंप्यूटेड एज पर फॉलोइंग फार्मूला नेमली। ठीक है, ये लिखने के आपको सेक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, ए और बी परसेंटेज ले लेनी है। ए क्या है, यहाँ पे पिछले 3 साल का जो टोटल टैक्स आपने पे किया अपने टैक्सेबल इनकम के ऊपर, और बी क्या है आपकी पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो ये वो आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अब जो है वो सेक्शन 7 है हमारे पास, 12 का सेक्शन 7 है, सब सेक्शन 7 है। ये इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपने, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा गोल्डन हैंडशेक, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।